राजा ने पास जाकर कहा, हे ज्ञानी जोगी, मैं आपके पास 3 सवाल पूछने आया हूँ। पहला, ठीक काम का वक्त मैं कैसे जान सकता हूँ? दूसरा, कि कौन लोग मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं और इसलिए किन का औरों से मुझे विशेष ख्याल रखना चाहिए? और तीसरा, कौन काम सबसे महत्व का है, जिधर मुझे पहले ध्यान देना चाहिए? एक राजा था। एक बार उसने सोचा कि 3 बातें मालूम हो जाएं तो कभी कोई मन की बात अधूरी न रहे और सब काम पूरे हो जाया करें। एक तो यह कि कोई काम कब शुरू किया जाए। दूसरी, कि कौन ठीक आदमी है जिसकी सुनी जाए और किनकी अनसुनी छोड़ दी जाए। तीसरी यह कि ज़रूरी काम कौन सा है। यह विचार आने पर उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई आकर ये 3 सवाल बताएगा उसे खूब इनाम मिलेगा। एक, हर काम का ठीक समय क्या है। 2, कि सबसे ज़रूरी आदमी कौन है। और 3, कि सबसे महत्व का काम कैसे जाना जा सकता है। सो बड़े बड़े विद्वान दूर दूर से राजा के पास आए। सबने जवाब दिए, पर सबके उत्तर अलग अलग थे। पहले सवाल के जवाब में किन्हीं ने तो कहा कि हर काम के ठीक वक्त के लिए बरस, महीने, दिन का पहले से गोशवारा तैयार रखना चाहिए। उसमें सब काम का समय नियत कर देना चाहिए, बस फिर एकदम उसी के अनुसार करना चाहिए। उनकी राय थी कि सिर्फ इसी तरह हर काम अपने ठीक वक्त से हो सकता है, नहीं तो नहीं। दूसरों का कहना था कि पहले से हर एक काम का समय बांध लेना मुमकिन नहीं है। असल में चाहिए यह कि बिना इधर उधर की खामखा बातों में उलझे आदमी अपने आसपास का ख्याल रखे और जो ज़रूरी उपयोगी हो वही करता चले। कुछ औरों ने बताया कि महाराज, आसपास का कितना भी ध्यान रखो, लेकिन वास्तव में एक आदमी ठीक ठीक हर काम का सही वक्त नहीं तय कर सकता। इसके लिए पंडितों की एक सभा होनी चाहिए जो इसमें महाराज की सहायता किया करे और प्रत्येक काम का समय निर्धारित कर दिया करे। लेकिन इस बात पर और बोले कि वाह, कुछ बातें ऐसी नहीं होती कि सभा में आए तब कहीं जाकर फैसला हो। उन पर तो तभी के तभी निर्णय देना होता कि क्या करें क्या नहीं, ले कि छोड़े। लेकिन यह तय करने के लिए सबसे पहले कुछ पता होना जरूरी है कि किसका क्या फल होने वाला है, और आगे की बात बस ज्योतिषी और तंत्र मंत्र जानने वाले जानते हैं। तो हर काम का ठीक मुहूर्त जानने को पूछ कर चलना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब भी उसी तरह सबके अलग अलग थे। कुछ बोले कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं दरबारी, किसी ने कहा पुरोहित, औरों ने कहा कि वैद्य, कुछ और बोले कि नहीं, राज्य में सबसे ज़रूरी सिपाही होते हैं। और तीसरे सवाल के जवाब में सबसे ज़रूरी काम कैसे जाना जाता है, कुछ ने तो जवाब दिया कि दुनिया में सबसे ज़रूरी वस्तु है विज्ञान। औरों ने कहा कि जगत में रण चातुरी सबसे बढ़कर बात है। कुछ अन्य बोले कि धर्म की पूजा से आगे तो कुछ भी नहीं है, वह श्रेष्ठ है। जवाब सब अलग अलग थे, तो राजा किन्हीं से राजी नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं दिया, पर सवालों के ठीक जवाब पाने की इच्छा उसके मन में थी। ही सो एक जोगी से आकर पूछने की उसने मन में ही ठहराई। उस योगी के ज्ञान की दूर दूर शोहरत थी। वह जोगी वन में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था और देहात के सीधे साधे लोगों के अलावा किन्हीं और से नहीं मिलता था। तो राजा ने अपना सादा वेश कर लिया और जोगी की कुटिया में आने से पहले ही घोड़े से उतरकर पाँव पाँव हो लिया। साथ के रक्षक सिपाहियों को वहीं छोड़ दिया और एक अकेला होकर चला। राजा पास पहुंचा तो देखता है कि जोगी कुटिया के आगे धरती खोद रहे हैं। राजा को देखकर जोगी ने स्वागत वचन कहे और फिर उसी तरह अपने खोदने में लगे रहे। जोगी की काया निर्बल थी और वह क्रश थे। धरती में फावड़ा मारते कि उनकी सांस जोर जोर से चलने लगती थी। राजा ने पास जाकर कहा, हे ज्ञानी जोगी, मैं आपके पास 3 सवाल पूछने आया हूँ।
पहला, ठीक काम का वक्त मैं कैसे जान सकता हूँ? दूसरा, कि कौन लोग मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं और इसलिए किन का औरों से मुझे विशेष ख्याल रखना चाहिए? और तीसरा, कौन काम सबसे महत्व का है जिधर मुझे पहले ध्यान देना चाहिए? जोगी ने राजा की बात सुनी पर जवाब नहीं दिया। हथेली से को थूक से गीला कर फावड़ा ले अपने में फिर खोदना शुरू कर दिया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लाइए मुझे फावड़ा दीजिए, कुछ देर मैं आपकी जगह काम कर दूं। अच्छा, कहकर फावड़ा जोगी ने राजा को दे दिया और खुद अलग जमीन पर बैठ सुस्ताने लगा। 2 क्यारी खोद चुकने पर राजा रुके और उन्होंने अपने सवालों को दोहराया। जोगी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, पर खड़े हो गए और हाथ बढ़ाकर बोले, लाओ अब तुम आराम करो, मैं खोद लेता हूँ। पर राजा ने फावड़ा उन्हें नहीं दिया और आप ही खोदने लगा। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता। ऐसे पेड़ों के पीछे सूरज छिपने लगा। आखिर राजा ने फावड़ा धरती में लगा छोड़कर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया था। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो ऐसा कहिए, मैं घर चला जाऊंगा। जोगी ने कहा, देखो वह कोई भागा आ रहा है, जाने कौन है। राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला वन से भागा आ रहा था। उसने दोनों हाथों से पेट को अपने दबा रखा था और वहाँ से लहू बह रहा था। राजा के पास पहुँचना था कि वह धीमी आवाज़ से कहरता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। राजा ने और जोगी ने उस आदमी के कपड़े खोले। पेट में एक बड़ा घाव था। जैसे बन पड़ा राजा ने उस घाव को धोया और जोगी का अंगोछा ले और अपना रुमाल झाड़ उसकी पट्टी वहीं बांधी, लेकिन खून रुकता नहीं था। राजा ने खून से तरबतर पट्टी को फिर खोला और दोबारा फिर पट्टी बांधी। ऐसे आखिर खून बहना बंद हुआ तो आदमी होश में आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। इतने में सूरज छिप गया था और सर्दी होने लगी थी। तो जोगी की मदद से राजा उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और वहाँ बिछौने पर लिटा दिया। बिछौने पर पहुंचकर आदमी ने आंखें मींच ली और उसे कुछ चैन मालूम हुआ, लेकिन राजा भी अब थक गया था। कुछ तो इतना चला था और कुछ काम की थकान थी। तो वह वहीं देहलीन के पास चौखट का तकिया लगा गुड्डी मुंडी लेट गया। लेटते ही सो गया और नींद ऐसी गाढ़ी आई कि गर्मियों की वह छोटी सी रात जरा में कब निकल गई पता ही न चला। सवेरे पलक मींचता हुआ उठा तो कुछ देर तो उसे याद न आई कि कहाँ हूँ और यह आदमी कौन है। वह अजनबी दाढ़ी वाला बिछौने पर पड़ा चमकीला आँखों से गौर बांधकर उसी की तरफ देख रहा था। जब देखा कि राजा जग गया है और उसी की तरफ देख रहा है तो दाढ़ी वाले आदमी ने धीमी आवाज़ से कहा, जी मुझे माफ़ कीजिए। राजा बोला, भाई मैं तुम्हें तो जानता नहीं हूँ और माफ़ मैं किस बात के लिए तुम्हें कर सकता हूँ। घायल बोला, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं वही आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और जायदाद छीन ली थी। मुझे मालूम था कि आप यहाँ जोगी के पास अकेले आए हैं। मन में ठहराया कि लौटते वक्त आपका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन दिन पूरा हो गया और आप लौटे नहीं। तो मैं अपने छिपने की जगह देखने के लिए बाहर आया। बाहर आने पर आपके संतरी लोग मिले। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। ज्यों त्यों उनसे बचकर मैं भाग तो आया, लेकिन आप मेरे घाव पर पट्टी न बांधते तो मैं मर ही चुका था। तो देखो, मैंने तो आपको मारने की ठानी और आपने मेरी जान बचाई। अब मैं जीता रहा और आपने चाहा तो मैं जन्म भर गुलाम की तरह आपकी ताबेदारी करूँगा और अपने बेटे को भी यही ताकीद कर जाऊँगा। आप मुझे माफ़ कर दें, यही विनती है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसे सहज दुश्मन से सुलह ही नहीं हो गई, बल्कि दुश्मन की जगह यह आदमी दोस्त हो गया। तो राजा ने उसे माफ़ ही नहीं किया,
बल्कि कहा कि मैं अभी तुम्हारी ईमानदारी और अपने आदमी और राजवैद्य भेजे देता हूँ, और जायदाद भी सब लौटाने का वचन राजा ने भरा। घायल आदमी से रुखसत लेकर राजा जोगी को देखने बाहर आया। जाने से पहले एक बार फिर वह जोगी से अपने सवालों का जवाब पाने के लिए निवेदन करना चाहता था। जोगी बाहर धरती पर घुटनों के बल कल खुदी क्यारियों में बीज बो रहे थे। पास जाकर राजा बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अंतिम बार मैं फिर आपसे प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी दुबली टांगों पर उसी तरह सिकुड़े धरती पर बैठे जोगी ने अपने सामने खड़े राजा की तरफ देखकर कहा, जवाब तो तुमको मिल गया है भाई। मिल गया है? राजा ने पूछा, कैसे? आपका क्या मतलब है? जोगी बोले, देखते नहीं हो, अगर कल मेरी दुर्बलता पर तुम दया नहीं करते और मेरी जगह इन क्यारियों को नहीं खोदने लगते बल्कि वापस राह लौट जाते तो वह आदमी तुम पर हमला कर बैठता कि नहीं, और फिर तुम यहाँ न ठहरते, पछतावा करते। तो सबसे ज़रूरी वक्त तुम्हारे लिए था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, और तब सबसे ज़रूरी आदमी तुम्हारे लिए था मैं, और फिर मेरी भलाई करना तुम्हें उस वक्त सबसे ज़रूरी काम था। इसके बाद वह आदमी जब भागा भागा हमारे पास आकर गिरा तो सबसे महत्व की घड़ी थी जब तुम परिचर्या में लगे, क्योंकि अगर तुम घाव न बांधते तो मन में वह तुम्हारा बैर साथ लिए ही मरता। इसलिए उस समय वह तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी था, और जो उसके अर्थ किया वही तुम्हें सबसे महत्व का काम था। इससे याद रखो कि एक ही घड़ी है जो महत्व की है, और वह हाल की घड़ी है, वही सबसे महत्व की है, क्योंकि वह घड़ी जो हम जीते हैं और हमारे साथ में होती है। और सबसे ज़रूरी महत्व का आदमी वह है कि जिसके साथ यह घड़ी हम हों, क्योंकि कौन जानता है कि आगे किसी और दूसरे से मिलना हमारी किस्मत में बदा भी हो कि नहीं। और सबसे महत्व का काम है उस आदमी की, उस वक्त की जो सेवा हो कर देना, क्योंकि वही एक काम है जिसको आदमी के हाथ देकर उसे यहाँ भेजा गया है।